हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूरोलॉजी के पार्ट 12 के अंदर हम लोग आज एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और प्रीवियस एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन्स के अंदर 3-4 क्वेश्चन इस डिजीज़ से रिलेटेड आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स पाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ये ऑलरेडी हम लोग न्यूरोलॉजी के पार्ट 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। आप लोग इनको स्टडी वहाँ से जा कर के कर सकते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्हीं प्रोटेक्टिंग लेयर का इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। और ये मोस्ट कॉमनली जो है पाया मैटर के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और मेनिंजाइटिस जो होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है, इसलिए इसमें आइसोलेशन की, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। और देन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मेनिंजाइटिस का? तो 3 to 5 डेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग जानते हैं क्या होता है? जब से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है वो बॉडी के अंदर आता है और साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने तक का टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो 2 यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट हो गए। पहला तो आइसोलेशन रिक्वायर होता है, दूसरा 3 to 5 डेज जो है इसके अंदर मेनिंजाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन आगे देखते हैं हम इसके टाइप्स। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी बैक्टीरियाज की वजह से, दूसरा वायरल मेनिंजाइटिस, तीसरा फंगल या प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस का कारण क्या है, तो वो बैक्टीरिया होता है। और चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली जो मेनिंजाइटिस होता है उसका कारण क्या होता है? वायरसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पॉइंट है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर एक चीज़ आता है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है वो बैक्टीरियल वाले को बोलते हैं, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस को हम लोग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस है इन एडल्ट्स। बच्चों के अंदर कौन सा होता है? वायरल वाला होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जो बैक्टीरियाज है जिनकी वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्ड निजेरिया मेनिंजाइटिस। ये जो तीनों है अलग अलग कोजेज करते हैं अलग अलग कंडीशन के अंदर। तो जो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी, या फिर इसी का नाम है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये जो है बैक्टीरियल के अंदर बात करें तो मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स के अंदर ये कोज करता है। दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है तो वो होता है वायरल। लेकिन अगर पूछा जाए चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है जो मेनिंजाइटिस करता है, देन इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देंगे। जो थर्ड कोज है इसका निजेरिया मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ये मोस्ट कॉमन कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कम्युनिटी के अंदर मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर। तो ये हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? न्यूमोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये हमें आंसर सारे जो है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग तरीके से पूछे गए, तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा टाइप होता है वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल मेनिंजाइटिस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों के अंदर जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर भी अगर बात करें हम लोग तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, और एप्स्टेन बार वायरस, आर्बो वायरस और एंटेरोवायरस, ये कुछ वायरसेस के नेम है जो वायरल मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजाइटिस कोज करते हैं। देन यहाँ पर पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर वायरल जो मेनिंजाइटिस है उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। बट एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली होता कौन सा है? बैक्टीरियल। तो ये अलग अलग चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन वायरल होता है, और उसमें कौन सा वायरस होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस जो होता है ये मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज होता है चिल्ड्रंस के अंदर। देन थर्ड जो टाइप है इसका फंगल एंड प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। तो ये हमें जस्ट पता होना चाहिए कि फंगल मेनिंजाइटिस जो है क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस करता है मोस्ट कॉमनली, और प्रोटोजोअल जो है अमीबा जो है नेजल म्यूकोजा के थ्रू स्विमिंग करते टाइम पे ये हम बॉडी के अंदर आ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं मेनिंजाइटिस के।
साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके 4 क्लासिकल साइन होते हैं जो कि मसल स्टिफनेस की वजह से देखे जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर मसल स्टिफनेस हो जाती है, इसलिए जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं नकल रिजिडिटी, फोटोफोबिया, पॉजिटिव कर्निक साइन और पॉजिटिव ब्रुडजिन की साइन। तो ये क्या होते हैं, ये साइन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉमन साइन होते हैं जैसे फीवर, हेडेक, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो जाता है। ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग ग्लासगो कोमा वाला जो ग्लासगो कोमा स्केल वाला जो टॉपिक है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, उस वीडियो को देखें आप लोग, तो उसमें आपको समझ में आएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जब भी ब्रेन के अंदर जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है, अपना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट साइन होता है कि अपनी कॉन्शियसनेस लेवल जो है चेंजेस हो जाती है। ऐसे एक साइन होता है ट्राइपॉड साइन, क्योंकि मसल स्टिफनेस हो जाती है इसलिए पर्सन जो है सिटिंग पोजीशन करते टाइम पे ट्राइपॉड जैसी कंडीशन बनती है, इसलिए इसको ट्राइपॉड साइन कहते हैं। देन यहाँ पर सीजर एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और फंगल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर स्किन रेसेज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ साइन होते हैं, मेनली जो मसल रिजिडिटी हो जाती है उसकी वजह से ये जो है 3-4 साइन हम लोग देख रहे हैं। नेक के अंदर स्टिफनेस, फोटोफोबिया, लाइट से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना, और पॉजिटिव कर्निक साइन और पॉजिटिव ब्रुडजिन की साइन। तो इन दोनों साइन को हम लोग आगे के डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट साइन है यहाँ पर पॉजिटिव कर्निक साइन। तो कर्निक साइन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, इनेबिलिटी टू एक्सटेंड लेग्स वाइल पेशेंट इज लाइंग विद फ्लेक्स्ड थाई। क्योंकि मसल स्टिफनेस हो जाती है, इसलिए अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है और थाइज को 19 डिग्री के ऊपर अगर फ्लेक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर लेग्स को जो है ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मसल स्टिफनेस हो रखी है। अगर मैनुअली हम लोग करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पर पेन होगा एक्सटेंशन करने पे। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, पर्सन इस तरीके से नहीं कर पा रहा है लेग को एक्सटेंड, इट मीन्स वो कर्निक साइन होता है, और उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं कि उसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। दूसरा जो डायग्राम देख पा रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ब्रुडजिन की साइन। तो ब्रुडजिन की साइन जो है वो क्या होता है, इसमें हम लोग क्योंकि मसल स्टिफनेस हुआ है, तो यहाँ पर अगर पर्सन सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, तो अगर हम लोग हेड को एलिवेट करेंगे तो पर्सन जो है हेड एलिवेट करने से, क्योंकि स्टिफनेस हो रखी है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, पेन होगा। और उस पेन को कम करने के लिए पर्सन क्या करेगा, नीज को फ्लेक्स करेगा ताकि सपोर्ट मिल सके हेड को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने के लिए। तो अगर ऐसा कर रहा है पर्सन, तो उसे हम लोग पॉजिटिव ब्रुडजिन की साइन कहते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फ्लेक्शन ऑफ हेड प्रोड्यूस फ्लेक्शन ऑफ थाई एंड नीज। हेड के फ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, थाइज और नीज का फ्लेक्शन यहाँ पर हो जाता है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एंगल को कम करना वो क्या होता है, फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जॉइंट पे एंगल को इंक्रीज करना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। देन हम लोग पढ़ते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यही जो हम लोगों ने अभी साइन पढ़े हैं, कर्निक साइन, ब्रुडजिन की साइन, नकल रिजिडिटी, ट्राइपॉड साइन, उन साइन को देख करके हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है CSF एग्जामिनेशन। तो CSF के अंदर अलग अलग जो क्वांटिटी होती है, WBCs के नंबर बढ़ जाते हैं, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डैमेज होने लग जाता है, और ग्लूकोज का लेवल जो है डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक साइन है। और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है CSF के अंदर, कोब वेब लाइक प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है, मकड़ी के जाले जैसा प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो CSF एग्जामिनेशन करने से पहले हमें CSF जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लंबर पंक्चर करना रहता है। तो ऑलरेडी लंबर पंक्चर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप लोग जो इससे पहले के न्यूरोलॉजी के लेक्चर्स हैं उनके अंदर जा कर के देख सकते हैं। ऐसे ही एक बच्चों के अंदर कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन है ये भी कि नी किस टेस्ट जो है किस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होता है, मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए नी किस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चाइल्ड को सिटिंग पोजीशन में बैठा होता है, देन यहाँ पर जो नीज के ऊपर अगर हेड टच कर पा रहा है उसको, हेड को, इट मीन्स उसको मेनिंजाइटिस नहीं है। बट अगर टच नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस हो रखी है, इस वजह से नीज को किस नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर उसको मेनिंजाइटिस होने की पॉसिबिलिटी है। बट ये जो डायग्नोसिस है वो बच्चों के अंदर ही ओनली किया जाता है।
अब बात करेंगे मेनिंजाइटिस के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है। इट मीन सिम्प्टोमेटिक यानी जो नॉर्मली सिम्टम्स थे, जैसे बुखार था, वोमिटिंग आ रहा था, सीजर्स आ रहे थे, तो उनसे रिलेटेड है। जैसे एंटीपायरेटिक, एंटी एमेटिक्स जो है वोमिटिंग के लिए होते हैं, एंटी सीजर जो है सीजर एक्टिविटी के लिए होता है। सीजर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें जितने भी एंटी सीजर ड्रग्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी दे सकते हैं। फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, यानी जो डायग्नोसिस में जो चीज़ कंफर्म होगा बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब रहेगी, अगर वायरल है तो एंटीवायरल, और फंगल और है तो फंगल के लिए अलग ट्रीटमेंट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए कौन सी ड्रग एज ए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर जितनी भी सिफेलोस्पोरिन्स होती है, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स होती है, ये एंटीबायोटिक्स का एक कैटेगराइजेशन है जो कि बीटा लैक्टम ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन्स जो है, जैसे कि सेफ्ट्रिओक्सोन है, मोनोसेफ नाम से आता है, ऐसे सेफोटैक्सिम वगैरह है, ये ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर रह सकती है। इसके अलावा भी है एमोक्सिसिलिन वगैरह भी इसमें यूज की जाती है, और वैंकोमाइसिन वगैरह भी यूज़ की जाती है। बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का पूछा जाए तो वो क्या होगा, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, जो कि क्या होती है सेफ्ट्रिओक्सोन। ऐसे एंटीवायरल में एसाइक्लोविर और फंगल में एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन काला अजार करके एक डिजीज़ होती है, उसमें होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एम्फोटेरिसिन बी को जब यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है, हाइपोकैलेमिया कर सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए NS के साथ इसको डाइल्यूट करके पोटेशियम क्लोराइड और NS के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि हाइपोकैलेमिया ना हो। देन ये सभी नर्सिंग डायग्नोसिस है जो कि मेनिंजाइटिस को क्योर करते टाइम पे बनाए जाते हैं। तो पहला जो है अल्टर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से ICP बढ़ जाता है, ICP बढ़ने की वजह से और एडिमा भी हो जाता है साथ ही साथ। उस वजह से क्या होगा, सेरेब्रल टिश्यू में जो परफ्यूजन है यानी ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। दूसरा हो जाता है अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो बॉडी का न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में स्टिफनेस होती है, इसलिए पर्सन स्वेलो नहीं कर पाता है खाने को, पेन होता है, इस वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे हाइपरथेर्मिया तीसरा डायग्नोसिस होता है क्योंकि बॉडी के अंदर फीवर आता है ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड इन्फेक्शन। और यहाँ पर एक पॉइंट है रिस्क फॉर इंजरी, इंजरी का रिस्क होता है पेशेंट को, क्यों, क्योंकि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है। और पेन होता है क्योंकि पूरी बॉडी में मसल रिजिडिटी हो चुकी है। तो ये सभी डायग्नोसिस जो है मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है। अब आप लोगों के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं, जिससे मुझे पता लग सके कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोन। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज, मेनिंजाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस या फिर एप्स्टियन बार वायरस। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें से आप लोग इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड लेग व्हाइल पेशेंट इज लाइंग, पेशेंट जब लेटा हुआ है तो लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाता है विद फ्लेक्स थाई, जब थाइज को फ्लेक्स किया है उस टाइम पे अगर लेग को एक्सटेंड करता है तो उस लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाता है, पेन होता है, तो इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया, ब्रुजिनकी साइन, कर्निंग साइन या फिर नकल रिजिडिटी। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, अक्सर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एज ए चॉइस यहाँ पर लिया जाता है, एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, वेंकोमाइसिन या सेफ्ट्रिओक्सोन। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।